देयर वाज सम होमवर्क बीइंग गिवन. जिन्होंने किया है अमेजिंग, जिन्होंने नहीं किया प्लीज डाउट मत पूछना प्लीज यार. क्वेश्चन 1 वाज क्रेजी सिंपल यार. आई थिंक दे वुड हैव आस्क्ड ए बी का लेंथ या हाँ. आई थिंक इट इज कमिंग 10 मीटर. एनीवन विद अटेम्प्टेड है, नहीं आया मैं कर दूंगा, बट एनीवन विद डिफरेंट आंसर. प्लीज यार शर्मा मत होता जिसने अटेम्प्ट किया है. नो. क्वेश्चन 3 बहुत बुरा क्वेश्चन था यार. एनीवन फॉर दैट? नो. ग्रेट, थैंक यू. क्वेश्चन 4 अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन माय ओपिनियन. एनीवन फॉर क्वेश्चन नंबर 4? किसी को है? मेरा ओपिनियन है सिंपल का, उसका मतलब ये नहीं तुम्हारा को नहीं है तो पूछोगे नहीं, शर्म करने में बताऊंगा. क्वेश्चन 4 एनीवन? यार प्लीज यार एनसीईआरटी के आंसर पीछे देखा करो यार. क्या आ रहा है क्वेश्चन 4 का आंसर? 10√3 बोल रहे हैं. एनीवन विद मीटर प्लीज यार. एनीवन विद डिफरेंट वन? नो. क्वेश्चन नंबर 5 था ना अभी इसके याद में होमवर्क. हाँ. क्वेश्चन 5 डिफरेंट क्या आंसर क्या आ रहा है? 40√3. एनीवन? यस. A kite is flying at a height of 60 meter. स्ट्रिंग को अटैच कर दिया है टेम्पररीली और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है. फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. आपको ये ढूंढना था, ये नीचे वाला जगह नहीं. साइन 60 लगाओगे. साइन 60 इज 60 बाय एक्स. एक्स इज वो मल्टीप्लाई किया 120/√3. फिर आप लोग उसको रैशनलाइज करोगे 120√3/3. आंसर हो जाएगा 40√3 मीटर्स. कोई इशू अभी? प्रत्युष कर लो सॉल्व, रुका हूँ मैं. हाँ बेटा वो जब मांगा जाता है तब निकालना पड़ता है. अगर यहाँ पे पूछा था वो बोलता था कि एग्जैक्टली नीचे एक होता शैडो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बताओ वो पॉइंट और शैडो के बीच का डिस्टेंस क्या है. वैसा कुछ रैंडम मैंने तो ऐसा नहीं पूछा था. हु इज फ्रेंड्स विद दिस किड? अपनी निष्का बिंदल. लास्ट टाइम भी किसी. हाँ यस बेटा. अच्छा तू तो सोसाइटी है ना बेटा. ये ले वो पीछे पास कर दे दो. टैन एन कॉट में यस. साइन एंड कोसेक में यस. और कॉस एंड सेक में भी यस. सेक और कॉस आमने सामने वालों में कुछ भी इसमें निकाल लो. यस गाइस कैन वी प्रोसीड? हाँ. दिस वाज विच वन? 5th. देन आई थिंक एक ही और क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था 11th. वो भी मैंने इसलिए दे दिया था कि यार डायग्राम बना हुआ था इसके लिए. कैन समवन टेल मी व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर? 10 मीटर. एंड विड्थ ऑफ दिस रिवर? 30 बोल रहे हैं बच्चे, मुझे कोई आइडिया नहीं है. पीपल विद डिफरेंट आंसर जिन्होंने अटेम्प्ट किया है. यस. अभी देखो ओए चलो देख लेते. आई एम नॉट श्योर. ये टोटल 30 नहीं है भाई. रिवर सिर्फ BC है. रिवर सिर्फ BC है. ये y की वैल्यू BC की वैल्यू 10 आ रही है और ये x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी? 10√3. अभी भी समवन विद डिफरेंट आंसर आई कैन सॉल्व. यस. डायग्राम समझा देखो क्या बना हुआ है. हाँ अभी देखो मेरे लिए ये x है, ये y है. ठीक है. अब मैंने लगाया tan 60 इज y अपॉन x अपॉन y. सॉरी √3 इज x अपॉन y. तो √3y इज इक्वल टू x. ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई. नेक्स्ट मैंने लगाया tan 30 इज इक्वल टू x अपॉन 20 प्लस y. 1/√3 इज x जगह पे √3y डाल दिया बेटा मैंने अपॉन 20 प्लस y. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 प्लस y इज इक्वल टू 3y. 20 इज इक्वल टू 2y. तो y की वैल्यू हो गई 10. y की वैल्यू 10 जैसे आई उससे x की वैल्यू आ गई. ठीक है. तूने पूरे को y माना हुआ है शायद ऐसा किया है ना तूने. वो मैं ऐसा नहीं करता कभी भी. अच्छा जानवी तिवारी इज ऑनलाइन. प्रत्युषा का कॉल मेरे को कोई और चीज़ लाया हुआ था. हाँ मैं ये नहीं बोलूँगी तेरा गलत है, मैं बता रहा हूँ मैं ऐसा नहीं करता हूँ. गाइस आर वी थ्रू? एहसान भी करूँगा, मेरे को बताना जब हो जाएगा.
चलिए अब गाइस, नाउ विल स्टार्ट विथ अ न्यू क्वेश्चन. आई थिंक वी वर डन टिल 10th. नाउ 11th वाज एन होमवर्क. 12th अभी नहीं कर सकते हैं, 13th अभी नहीं कर सकते हैं, तो एक आखिरी अभी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए 14th बचता है. ये बेटा ये 14th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका डायग्राम एग्जाम में आने नहीं वाला है. ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में आया था, हमारे साथ डायग्राम भी आया था. मुझे ऐसा लगता है 150 साल ऑफ सीबीएसई 10th बोर्ड्स के इसमें, इंक्लूडिंग जिसमें पेपर लीक भी हो गए और सबके पास हो, उसके बाद भी हमारा पेपर सबसे ईजी आया था. आई हार्डली थिंक देयर वाज एनी सिंगल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बाहर का आया हो. हमारा पेपर इतना सिंपल आया था, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी. मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरे को अच्छे मार्क्स आए, मैंने बहुत मेहनत की थी. कई लोगों ने कंपेरेटिवली बहुत कम मेहनत की, सिर्फ एनसीईआरटी करके बैठे थे साले, उनको भी अच्छे आ गए, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर मी देन. यार मैंने तो मेहनत की थी ना, मैंने इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत की थी और मैं वीक था, मेरे को कम आए, तो दैट बिकेम अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर मी देन. काश वहाँ पे पेपर ईजी आता, मेरे को कंपेरेटिवली कम मेहनत की थी, आता भी नहीं था. तो आई वाज अ लिटिल अनलकी विद फ्यू थिंग्स, बट नेवर माइंड. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की स्कूल भी बहुत स्ट्रेस देती है क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी केस स्टडी में आ सकता है. अपन ने उसका डायग्राम नहीं देखेंगे, ठीक है, अपने को एग्जाम में अज्यूम यही कर रहे हैं कि नहीं आने वाला है डायग्राम. एक बार आप लोग अपने मन में पढ़ेंगे क्वेश्चन को प्लीज. सॉरी, मेरा 2009-2010 वाला था. बुढ़ा हूँ भाई मैं, तू जब पैदा नहीं हुआ तब बोर्ड से के आगे बढ़ चुका था मैं लाइफ में. हाँ नहीं होने का था तू, तो 2009 में दे रहा था मैं. 2010 में कौन से डेट पे हुआ था तू? हाँ तो मेरा हो चुका था पेपर, 11वीं के बंक मार रहा था मैं लेक्चर्स तब, ठीक है ना. चलो ओए ये पढ़ो. Samaira, maybe she is not aware, but you are aware. If I catch you guys talking, I'll leave. She was a little late. You were over here. और अब मैं जब निकलूंगा ना क्लास से, लेट्स से गंगवानी बात करता हूँ, मैं बता के निकलूंगा क्लियरली, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गंगवानी. नाउ गंगवानी इज ऑल योर्स. और मैं निकल जाऊंगा, मैं आग लगाऊंगा, इंस्टिगेट करूंगा तुम सब लोगों को, और फिर निकलूंगा मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना. गंगवानी वॉज नॉट टॉकिंग एट ऑल, ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल दिया है. चलिए अब देखो एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है. एक बंदी है 1.2 मीटर लंबी, उसने एक बलून को स्पॉट किया 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, नॉट फ्रॉम आइस हाइट. तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था. फिर वो बलून जो भी था वो बहना शुरू था, पर वो हॉरिजॉन्टली ही बह रहा था एंड उसकी हाइट चेंज नहीं हुई थी. कुछ सेकेंड बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री. तो बताओ वो कितनी दूरी तक के गई है. ये क्वेश्चन ये करने के बाद में एग्जैक्टली ऐसे ही आसपास का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा, तो सेंटर पॉइंट वालों को इस साल यानी अभी के इसमें पूछने के चांसेस बहुत हाई रहता है, ठीक है. बट पहले देखो इसका डायग्राम बनाते हैं. अपने को इतना तो समझाए सर, जो बंदी है 1.2 मीटर लंबी है, उसने कोई बलून को स्पॉट किया भी जिसकी हाइट 88.2 होगी और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था. ये बंदी है मान लो ए बी, ये भी बलून सी पे था. कुछ समय बाद ये बलून ने बहा. राइट नाउ मैं सोचूं, मुझे नहीं पता लेफ्ट गया कि राइट गया, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, पर मुझे पता है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया. तो गलती से यहाँ पे आ जाता तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ना चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं आया इसका मतलब. तो बलून जाके राइट में गया कहीं, तो मे बी वो यहाँ पहुँच गया. तो अब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है, 30 डिग्री हो गया. दिस इज ऑल्सो वॉट 88.2. मे बी लेट्स से दिस इज ई एफ, इसको भी के लिए जी, इसको भी के लिए एच. मेरे को ये डिस्टेंस पता करना था, सी ई कितनी दूरी पे है एक दूसरे से. फेयर इनफ. अभी के लिए सबसे पहले क्या मेरा ये 87 बन जाएगा? हाँ, क्या ये भी मेरा 87 बन जाएगा?
मैंने इसे x मान लिया और इसे मैंने y मान लिया। मेरा बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया y है, ठीक है ना, कितना आगे बढ़ा है वो, तो वही अब बस डायग्राम बन गया, आगे का मैथमेटिक्स सिंपल है आप लोगों के लिए। आपने पहले इन ट्राइंगल AGC लगा दिया, tan 6g इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x, यानी रूट, बेटा वो पूरा 88.2 था नीचे तक के, वो लड़की जहाँ से देख रही है तो ये 1.2 हो गया है, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है। तो रूट 3 इज इक्वल टू 87 अपॉन एक्स, तो x इज 87 अपॉन रूट 3, इसको रैशनलाइज किया बेटा मैंने अगर, तो 87 रूट 3 अपॉन 3, ये कट के 29 हो गया है, तो x की वैल्यू आ गई बेटा मेरी 29 रूट 3। कोई इशू किसी को भी? अब मैंने दूसरा ट्राइंगल में लगा लिया, इन ट्राइंगल AHE tan 30 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x प्लस वाई, tan 30 था 1 बाई रूट 3, ये तो 87 ही है, x की वैल्यू 29 रूट 3 प्लस वाई, ये गया वहाँ पे, तो 29 रूट 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87 रूट 3, तो y सब्ट्रैक्ट करने का कितना हो रहा है, 9 हो गया ना, तो 58 रूट 3 शायद से, देखो यार सही है क्या, 58 68 78 नहीं 68 हो रहा है क्या, नहीं यार 58 रूट 3 मीटर्स। क्या मेरे अच्छे, साइन क्यों लगाएगा तू, साइन से तो हाइपोटेनस निकलता है, उसका काम ही नहीं है तेरे को, समझा ये बात है बेटा, वो वहां का रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, ये देख, ये इधर गया ये इधर गया, समझा। अभी एक सेकंड सुनो, ओए 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 एक सेकंड, अब ना सेंटर पॉइंट वाले मैं आपको दिखाऊंगा वैसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में मे भी चिड़िया डाल दिए बलून की जगह पे और बोल दिए कि ये सब देखते हुए मेरे को 10 सेकंड हो गए, बताओ चिड़िया की स्पीड कितनी थी, तुमको डिस्टेंस मिल गया, टाइम दिया हुआ है तो स्पीड मिल जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम से, या उसने स्पीड बता दी होती कि इट इज समथिंग लाइक रूट 3 या फिर कुछ भी नहीं, 10 सेकंड नहीं क्या मैं 2 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ कितनी देर बाद ये सब कुछ हुआ, तो मैं डिवाइड करके टाइम निकाल दूंगा, डिस्टेंस तुम निकाल लेते हो, एक चीज वो दे जाता है, तीसरी चीज वो पूछ लेता है। दिखाता हूँ वैसा भी क्वेश्चन, एक बार ये करो फटाक से आप लोग, यहाँ पे एनसीईआरटी से एंगल ऑफ एलिवेशन वाले पूरे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं अपने, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू टीच दिस थिंग फर्स्ट एंड देन शिफ्ट टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट्स व्हाई। तू रैशनलाइज कर रहा है उसकी 1/√3 रख देना उसको, देखा पेन देखा, 1/2 ये √3/2, 2/2√3, ये कटा आंसर 1/√3 खत्म। √3/3 भी सही है, वो रैशनलाइज्ड वैल्यू है, क्यों डालना, हाँ अच्छा ना चल जाएगा। तो वो ग्राउंड से थी, यहाँ से मान ले हाइट है नहीं, आंखों तक ही पकड़ ले, यहाँ से अब ये हो रहा है, तो ये ऐसी थी, वो ऊपर देखेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो रहेगा ना, नीचे को देखते रहेगी, वो लड़की सीधी देख रही थी, मान के चल रहा है, मान के चल रहा है, वैसे सीधी देखनी चाहिए उसको, ठीक है। ए शांत, ये रुच्चू कहाँ गई हुई है वैसे, रुच्चू की नहीं थी, अच्छा हाँ, एक किसी ने हाथ रेस किया, सॉरी हाँ यस बेटा, मैंने AGC में लगाया ना वो ब्लू वाले इसमें, तो 60 डिग्री है ना एंगल, क्या बता बेटा तू,
है ना? Anyone still solving? नाइन में 100 में देते हैं। चलिए आप ओए थ्रू विद दिस। एक बार जब तक कोई है जो लिख रहा है प्लीज बोलो यस। एक बार मेरे को बुक दे मैथ्स की, बड़े संभाल के ना, कैसा गंदा यूज किए हुए हो। अच्छा ये तो पूरी फट गई, बहुत ही बढ़िया। नहीं वो ठीक है। ये बड़ा चलिए आप ओए आप लोगों को इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूं विच विल बी योर होमवर्क, ठीक है ना? हाँ हाँ भाई मैथ्स की बुक को प्लीज एक बार के लिए मन में क्वेश्चन में 48 पढ़ लीजिए। हाँ बच्चे 49 क्वेश्चन उसमें। हाँ नहीं दिस इज ओनली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये पूरे नहीं करना है आप लोगों को आंसर। अब मेरे को नहीं रटा हुआ है भाई। 48 हाँ बट मैं समझा रहा हूँ, होमवर्क है वो तो ठीक है, मैं होमवर्क मार्क करा दूंगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं है होमवर्क ऐसा। ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। अरे बाबू लड़की वड़की की हाइट नहीं दी गई है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कुछ था फिर कुछ हो गया है, आपको बलून जैसा वो हाइट दिया गया है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो पूरा। हाँ मान लो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया था वो था 300, मान लो 300 मीटर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? कितने टाइम बाद हुआ ये? 15 सेकंड बाद हुआ। डिस्टेंस मिल गया है, टाइम पता है आप लोगों को, स्पीड पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। 300 बाई 15 20 मीटर पर सेकंड आ गया होता। सिंपल बकवास क्वेश्चन था ये। नाउ कैन वी मूव टू एंगल ऑफ डिप्रेशन? सही। हाँ अब देखो आपका ना लकीली एनसीईआरटी में एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छे से उसने डायग्राम बना के दिया हुआ है, तो उसके थ्रू ही समझते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है? जब हम कोई हाइट पे रहते हैं और वहां से कोई नीचे की चीज देखते हैं, इसलिए ही हम लोगों को नीचे डिप्रेशन है नीचे देखना पड़ता है, ऊंचाई से नीचाई पे। ये देखो तो फॉर एग्जाम्पल ये बंदी है, अभी तो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, करेक्ट? उसको यहां के फुटबॉल को देखना था,
तो वो कैसे देखेगी, नीचे करके। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहली बात एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं हो रहा है, इट इज दिस एंगल। कोई इशू किसी को भी इन बातों में, पक्का से। अब देखो वैसे तो मेरा ये और ये पैरेलल होता है, तो उस कारण से ये एंगल भी मान लो ये 30 डिग्री था, तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा मेरा, कोई इशू है किसी को भी नहीं। अब देखिए हमारा आई थिंक तो 5 एग्जाम्पल तक के हो चुके थे, अभी 6वां एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा भी है, ये क्वेश्चन ना फ्रीक्वेंटली पूछा भी गया है स्कूलों के पेपर्स में, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो मेरे को पहले तो इतना ही समझा यार, एक बिल्डिंग है 8 मीटर लंबी, अब वापस से पढ़ रहा हूं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरियड बिल्डिंग। एक और कोई बिल्डिंग है मल्टी स्टोरियड, इससे लंबी होगी, तो वो बना लिया मैंने पहले। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरियड बिल्डिंग, यहां से दिया गया। अब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए, जो भी दिए गए देखते हैं। तो ये पहले हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे ऐसी बनानी पड़ेगी, एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है और दूसरा मुझे ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। क्या क्या दिया गया है टॉप और बॉटम का, 30 एंड 45। एक समझ अच्छे, ये वाला क्योंकि तू ऐसे देख के नहीं करती ना, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जैसे गर्दन जाएगी वो रहेगा ना। वो हो गया है बेटा कितना, 30, और ये आई थिंक तो दिया गया है मुझे 45, ठीक है। अभी मैंने खुद के कंस्ट्रक्शन से एक ये लाइन बना ली, हाँ बेटा हॉरिजॉन्टल उसका, ठीक है। ये मैंने बना ली, क्यों बनाई आपको समझेगा। मान लो ये बिल्डिंग थी ए बी, ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थी सी डी, करेक्ट। अभी के लिए मैंने इसको रैंडमली एक पॉइंट ई बोल रहा हूँ, बताऊंगा क्यों मैं इसको मैं पॉइंट एफ बोल रहा हूँ। पहले देखो क्या मेरा एंगल ई डी बी जो कि 30 डिग्री था वो, एंड ये वाला एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा क्या। यू डू नॉट हैव टू प्रूव देम एज पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो। दिस इज इक्वल्स टू एंगल डी बी एफ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सेम वे में एंगल ई डी ए और एंगल डी ए सी 45 डिग्री हो जाएंगे मेरे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण। यहाँ तक किसी को कोई इशूज़ क्या। अब जैसे आपने ले लिया वो जो ऊपर का था ना एंगल ऑफ डिप्रेशन प्रिपरेशन, वो फालतू होगा, तुम्हारा कोई काम का नहीं बचा। ये 30 ये 45, यहाँ तक ठीक है। अब क्या मैं पहले बोल सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू सी एफ इक्वल्स टू 8 मीटर। मैंने अभी के लिए इसको x माना है, मेरा ये भी x बन जाएगा, कोई इशू किसी को इन बातों में। तो वो भी लिख दिया मैंने, ए सी इक्वल्स टू बी एफ इज इक्वल्स टू एक्स, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ तक सब बढ़िया है। अब मे बी मैंने इसको y मान लिया। अब मैंने पहले मे बी बी एफ डी ट्राइंगल में लगा लिया, इन ट्राइंगल बी एफ डी tan 30 is equals to y upon x, 1 upon root 3 is equals to y upon x, तो x is y root 3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। वैसे फिर मैंने दूसरा ट्राइंगल में लगा लिया, इनर ट्राइंगल ए डी सी, tan 45 is equals to y plus 8 upon x, 1 is equals to y plus 8। मेरे x की वैल्यू कितनी थी बेटा, y रूट 3 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, y रूट 3 इज इक्वल टू y प्लस 8, y वहाँ भेजा मैंने, y कॉमन निकाला, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा इनको मैंने, अब से रैशनलाइज किया मैंने,
आंसर y की वैल्यू ये आ गई मेरी, करेक्ट। मेरे को x की वैल्यू कितनी है अब, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वॉट, y इंटू रूट थ्री। तो ये 4 ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस 1 इंटू रूट थ्री, खोलूंगा 4 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री 12 प्लस 4 रूट थ्री, करेक्ट। अब मेरे को डिस्टेंस मांगा था, यानी x हो तो मिल गया है, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो था कितना, y प्लस 8। ये बिल्डिंग है ना, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी मांगी थी उसने, तो y की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट है 4 रूट थ्री प्लस 4 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 4 रूट थ्री प्लस 12। समझी बात है क्या हुई है? देख तेरी वो जो इक्वेशन आई y रूट थ्री इज वाई प्लस 8, मेरे को वेरिएबल्स एक साइड लाने पड़े थे, तो y वहाँ पे लाया, तो y रूट थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू 8, y कॉमन निकला, रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 8, उसको नीचे भेजा, रैशनलाइज किया, तो y की वैल्यू उससे कुछ आई मेरी 4 टाइम्स रूट थ्री प्लस 1। अब अगर मेरे को मान ले तब की तभी बिल्डिंग की निकालनी पड़ती डीसी की, तो मैं y प्लस 8 करता जो मैंने ग्रीन में किया और आंसर निकाल लेता। वो 4 रूट थ्री प्लस 4 खोलूंगा, चलो जैसे इक्वल टू 4 रूट थ्री प्लस 4, ठीक है, वो प्लस 8 करता आंसर आ गया होता। अब मुझे अगर आपने x की वैल्यू मांगी है तो देखो x था y रूट थ्री, तो वो दोनों टर्म्स को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करता और आंसर निकाल लेता। फेयर इनफ। हाँ माल पानी बोलो क्या और था। हाँ एक और समझाओ। यस देख ए बी कोई तो भी एक बिल्डिंग है जो 8 मीटर लंबी है, दूसरी एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है जो मैं सी डी बोला है, वहां के डी पॉइंट ने टॉप वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ दिस बिल्डिंग निकाला। बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम डी बोला था ना उसने, ये नहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन समझता है क्या होता है? ये देख बेटा प्लीज प्लीज, जो भी वो कर रहा है सब कुछ, ये ऐसे ऊपर से जब चीजों को नीचे देखता हूं मैं, तो जो लाल मार्क किया ना मैंने ऊपर एंगल, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, समझाए? देखो तो वैसे ही मैं डी पे खड़ा था मान ले, तो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन और डॉटेड 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 वाली थी ई तक के की, वहां से अब मैंने बी पे देखा तो एंगल ये वाला कवर हुआ ना, वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से भले 30 हो जाता है पर अपने को बनाना पड़ता है, कर दिया हुआ है। वैसे अब ए तक के लेके आया तो वो 45 था, यहाँ पे अल्टरनेटिव से 45 हो गया, खत्म। समझी बात है? कर लो। लिखना चाहिए बेटा, क्या होता है ना टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, कभी कभी मार्क्स काट देते हो लोग। हाँ बेटा बेटा देखो कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आता, डायग्राम देख के समझ में आता है। क्वेश्चन आप लोग जितने वैरायटी ऑफ करोगे उसमें धीरे 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 आपको डायग्राम बनाना जम जाएगा, और आपका हो सकता है डायग्राम इससे उल्टा बने, आपकी बड़ी बिल्डिंग लेफ्ट में हो, छोटी बिल्डिंग राइट पे हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। स्टैंडिंग राइट हो गई हो, ठीक है ना, आवाज नहीं करना है, बातें नहीं करनी है।
ये वाला ना, ये 2 बन गया था, ये 4 बन गया था, ये था तो डिस्प्ले का 4 रूट 3 प्लस 4 4 इंटू रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस हो गया। हेलो उसमें मेरे को इधर अरोड़ा हाथ उठाई, वहाँ का आवाज नहीं निकल रहा उसका। हाँ बेटा ग्रीन में लिखा है हाइट ऑफ वो बिल्डिंग लिखा हुआ है गलती से, इट शुड बी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज इक्वल टू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू जो भी थी अपनी 4 रूट 3 प्लस 4 प्लस 8 विल बिकम 4 रूट 3 प्लस 12. Now guys, wait. Thanks, Chan. Ahmedabad. Maybe towards the last question for the day. Let me see. The last example and a pretty simple one वैसे. देखो कोई ये एग्जाम्पल में का अगर डायग्राम बना हुआ दिया हुआ नहीं होता और मैंने नॉन 3D डायग्राम बना के दिखाया होता ना तो आपको इतना समझता नहीं, इसलिए मैं इन लोगों का डायग्राम आपको समझाने के लिए बताऊंगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ जरूर लीजिए प्लीज आप लोग। 8:30 तक है क्या? अभी 8 तक के मैथ्स है, फिर 8 to 8:30 अपना फिजिक्स का वो ह्यूमन है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। गाइस ओए खट्टा नहीं कैसा गेड़ा नहीं गेड़ाम भी और वो चोपड़ी परमा अभी नहीं पूरा नहीं, आधी घंटा सिर्फ ह्यूमन आई कराऊंगा मैं। नहीं तुम्हारे को सेंटर पॉइंट को जितना है मैं वहीं तक उनको करा के फिर उनको रिलीज करूंगा, मैं बच्चे लोगों को कराऊंगा। तुम लोग जब वापस से आओगे तो तुम्हारा ह्यूमन आई चलेगा, तुम्हारे को जितना एग्जाम में उतने कराना है। बीवीएम के साथ में अपने को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही बचा हुआ है। पहले अपन लोग ह्यूमन आई पूरा आ रहा है बीवीएम वालों को, डीपीएस को भी ह्यूमन आई पूरा आ रहा है। आई एम अज्यूमिंग क्या हाँ तो फिर आपको पूरा आएगा बेटा ह्यूमन आए। और शायद से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टिल टॉट जो था ना मेरा चाहता है कि वहाँ तक शायद से आ जाए। बीबीएम को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा आने वाला है तो अपन वो दोनों कंप्लीट करेंगे इन लोगों के एब्सेंस में। चलिए आप ओए हाँ मेरे भाई, अरे इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड टर्म में स्टार्ट होगा मेरे क्यूटी बच्चे। इलेक्ट्रिसिटी विल गो फॉर एटलीस्ट 20 to 25 सेशंस एटलीस्ट। मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ उस चीज को। 20 to 25 हाफ आवर 40 मिनट से सेशंस बेटा। इट इज नॉट अ स्मॉल और क्रेजी ऐसे सिंपल चैप्टर। पहले 3 सेशन उसके इजी लगते फिर बाद में उसका एक्सेलरेट होता है चैप्टर को। हैव सम ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ। बेटा तेरे को तो वीडियो भेजा हुआ है, मैं नहीं करा सकता, को पहले बताया था मैंने, इतना रैंडम इसमें का। मैं तेरे को करा भी दूंगा ना, तेरे को कुछ भी नहीं आएगा टर्म 1 में उसका। मैं तेरे को मजाक में नहीं कह रहा हूँ गंगू, मैं बिल्कुल मजाक में नहीं कर रहा हूँ बच्चे मेरे। यस नाउ गाइस देखो कुछ तो भी एक ब्रिज है, ठीक है, कहीं तो भी एक पॉइंट है, वहां पे इंसान खड़ा है, उसको हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम रिवर पता है शायद 3 मीटर है। एक एच पे देखा उसने तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हुआ, दूसरे एच पे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हुआ। आपको ये पूछ रहा है बताओ रिवर कितनी बड़ी है, तो देखो डायग्राम में ये देखने के कारण थोड़ा बेटर हो जाता है। वो देखो रिवर बह रही है, वो ब्रिज कैसा है। अगर मान लो मैंने से आपको ऐसा ट्राइंगल बना के सॉरी अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसा ट्राइंगल ही बना के दे दिया तो 3D डायग्राम तो जितना से बनाना आता भी नहीं है। एक ऐसा ट्राइंगल बना के दे दिया होता तो आपको समझता ही नहीं भाई ये क्या है। इसीलिए मैं ये वाला डायग्राम यूज कर रहा हूं। एक बार आपको समझ में आ गया फिर एग्जाम में क्वेश्चन आकर तो इशू नहीं आता है कि अभी समझा क्या हुआ है डायग्राम। हाँ नहीं देखो वो ब्रिक्स वगैरह बनाने भी नहीं पड़ेगा, तू बस ट्राइंगल बनाएगा अपने इसमें। हाँ एक रुक क्या तेरा ये बोलना है ऐसा, ये लाइन क्यों बनाएगा? इधर ये ऐसा और ये 45। बेटा मैं जब ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और एक साइड पे एक है और दूसरे साइड पे दूसरा है तो फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा बच्चे। अब देखो ओए ये हो गया है बचाओ, मे बी इसको भी के लिए मैं MN बोल दूंगा। बचा हुआ ये 30 तो ये 30 ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, वो 45 तो ये 45 ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, फिर ये X ये Y, पहले ये ट्राइंगल में फिर वो ट्राइंगल में,
दोनों में tan लगाऊंगा, जो भी आंसर आएगा x प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा, आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, गाइस मार्क योर होमवर्क। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल, सॉरी, हाँ ये खत्म नहीं हुआ, होमवर्क बचा है। 48 कहाँ बचे तुमने जल्दी। एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 ये 12 बचा है, 12 पे बताऊंगा कल आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13, ये वाली वर्क एक्सरसाइज का एक ही एक्सरसाइज है। ये देखो, ये कुछ नहीं है, ये एक लाइट हाउस दिया गया है 75 मीटर लंबा। उसने बोला है इसके एक साइड पे दो, एक के पीछे एक शिप थी, ठीक है, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया है आप लोगों को, ये और ये। आपको ये लेंथ बताना है इन दोनों शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। सिंपल क्वेश्चन है, करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है आप लोगों का। एंड नाउ कम ओवर टू दिस थिंग, वर्कशीट। वर्कशीट का आई थिंक 2-3 ही दूंगा मैं। 1 इज शॉर्टली 48, क्वेश्चन नंबर 48। अब एक समझो क्या, वर्कशीट एक ही है बेटा इसके अंदर। Question number 21. I think that should be it. I think that is it. और 48 तो था ही अपना पैसा दिया हुआ, ठीक है। यहाँ तक है, ज़्यादा होमवर्क नहीं है। हर क्वेश्चन को 5 मिनट भी अगर आप पकड़ते हो, आई थिंक आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, 5 या 6, 5, हाफ एन आवर मैक्स। जल्दी जाके जल्दी है बेटा। वो हीर को फ़ोन लगाओ। नहीं, यू वोंट हैव टू राइट थिंग्स। सिंपल चैप्टर है। तुमको सिर्फ डिफेक्ट्स आ रहा है ना, डिफेक्ट्स आ रहा है ना तुमको। हाँ हाँ, वही हाँ। पाई के नहीं, न्यूमेरिकल्स बेटा 2 दिन लगेंगे कम से। ओए गाइस गाइस गाइस, अरे कोई बात नहीं गाइस, प्लीज शांति से सेटल हो जाओ। बेटा हीर से बात हुई क्या? मैं देखता हूँ बेटा, मेरे को बुक का ध्यान नहीं है, मैं देख कर बता दूंगा। थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा। गाइस वी हैव मैथ्स एंड साइंस के स्पेयर बुक्स फॉर सेलिंग। आई डोंट नो, अभी प्राइस में देखने पड़ेंगे। इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स वुड बी नीडिंग एनी वन ऑफ देम, डू लेट अस नो। हाँ क्या बोली बेटा? नहीं बेटा, वो तो नवंबर महीने में शुरू भी नहीं किया बनाना अभी तो कुछ भी। क्या? हाँ नहीं, उसके पहले ही मिलेंगे रे। गाइस शांत। मैम ये ज्वाइन नहीं किया ही, मैं आप चेक कर पाएंगे प्लीज? ये सर वो वाईफाई नहीं चल रहा था सर, इसलिए उसको 2 मिनट लेट हो गया। आगे आगे आगे, नहीं नहीं आगे आगे। ठीक है, ओके सर। यस। ओए ओए, वो कहाँ है मोटवानी? ओए शांत यार प्लीज। बेटा वो बच्चे लोग जिन लोगों को होमवर्क असाइन नहीं हुआ है और आगे का मान लो कोई भी कारण से, ठीक है ना, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, मैथ्स भले ही नहीं, फिजिक्स का आप लोगों को चारों मिलने ही वाले हैं पूरा का पूरा। इन्हें मिरर के न्यूमेरिकल, मिरर के रे डायग्राम, लेंस के क्वेश्चंस, लेंस के रे डायग्राम, पावर के पूरे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पूरे। वैसे जैन इंटरनेशनल का पेपर देखोगे ना आप लोग,
न्यूमेरिकल्स एग्जैक्ट सेम डेटा अपने से आया, बट डालना रह गया है मेरा पेपर, वो बट आया है, मैं देखा हुआ है, एग्जैक्ट सेम आया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी, वो उसका नाम क्या है आपका, लेंस का जो आखिरी कहते हैं ना, वो कहते टेबल बना हुआ है, बताओ कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है वगैरह, वो एग्जैक्ट सेम आए हुए हैं, सब चीज़ें न्यूमेरिकल है, तो ऊपर से देखा है पेपर, ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं था, बच्चे खुद ही बोले पेपर बड़ा आसान आया हुआ है, वो बैठ रहे। हाँ नहीं, उनका एक ही आता है, आई थिंक ये BVM स्कूल है जितना मैं जानता हूँ, जो 3 सेट देती है और तीनों सेट अच्छे देती है वो। चलिए आप, ओए 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 गाइस, यस, टुडे वी विल बी डूइंग वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, दिस चैप्टर इज अ वेरी फेयरली सिंपल चैप्टर, इसके अंदर कोई बहुत घुमा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा पाते हैं चाहने के बाद भी, और डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, बच्चों को याद भी रहता है, ये चैप्टर इतना बॉदर नहीं करता है किसी को भी। देखो सबसे पहले ये जो ह्यूमन आई का डायग्राम है, यू विल नॉट बी आस्क्ड टू मेक इट, बट इट इज हाईली लाइकली आपको डायग्राम बना हुआ आएगा और XYZ लिखा हुआ आएगा, बोलेगा बताओ ये X क्या है, Y का यूज क्या है, ये ऐसे फालतू की चीज है, तो आप नहीं आप, हाँ नहीं पूछते, तुम बनाने की प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं है, हाँ नहीं पर पूछते नहीं है, बट तुमको बनाना है, बनाओ बनाओ, अच्छे मजे, मेरे से नहीं बनते भाई ये सब चीजें। और दूसरी चीज मेरे को बता रहा हूँ, ओए लकीली लेकिन है तुम्हारे को फिजिक्स में ऐसे कोई डायग्राम वायग्राम नहीं है बहुत, मेरे को डायग्राम प्रैक्टिस करवाने आते नहीं भाई, डायग्राम की ट्रिक बताना, भाई मेरा ही डायग्राम बहुत खराब है, तुम मेरे को बताना डायग्राम की ट्रिक्स, कोई भी चीज़ की मेरे को नहीं आता, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। चलो ओए नाउ शांत, देखो जो ह्यूमन आई बॉल रहता है हमारा, वो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल रहता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, पर एक बार में स्फेरिकल मान लेते हैं, और ऑन एन एवरेज उसका साइज होता है 2.3 सेंटीमीटर बाय डायमीटर। ये फालतू की एक रैंडम सी बातें हो गई। जो हमारी आंखों का आउटर मोस्ट लेयर जो है ना, उसे बोलते हैं कॉर्निया। देखो लाइट एयर से हमारे कॉर्निया के अंदर जाने वाली है, एयर वॉज वन मीडियम, कॉर्निया इज अनदर मीडियम, तो अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो बेंडिंग होने वाला है, तो जब लाइट यहाँ पे एंटर करती है तो मेजर बेंडिंग यहीं पे हो जाता है। तो कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन, जहाँ से लाइट एंटर करती है, ये हमारी आंखों को थोड़ा बल्जी शेप दे देती है। तुम खुद सोचो ना, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, उसकी एक साइड पे थोड़ा सेलोटेप जैसा लगा दिया, थोड़ा सा शेप ऐसा बल्जीनेस आ जाएगा ना वहाँ पे, समझे ये चीज। नेक्स्ट, यहीं पे मोस्ट पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, है ना। नाउ आई एम ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड इन ए आर्टिस्ट, बट एक बेसिक सा मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो अपनी आंखों का जब हम लोग ऐसे ही वो बनाते हैं, ये कुछ ऐसा, फिर ये ऐसा बना लेते हैं, ख़त्म। और जो शेडिंग शूडिंग वाले चोपले रहते हैं, वो लोग ऐसा करके बच्चे सबको काला 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 कर देते हैं। अबे वो तो मैं पेंट नहीं कर रहा हूँ, बट वो शेडिंग करते 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 छोड़ देते हैं ऐसा, करेक्ट। ये बिल्कुल सही डायग्राम होता है। हाँ मटर, वही मटर। अरे मैं ह्यूमन आई की बात कर रहा हूँ, तू अपनी आंखें मत देख लेना पगली। हाँ चल अब यार ध्यान दे, ओए 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 ओए, तो ये जो मैंने शेडिंग जैसा किया हुआ है ना, ब्लैक 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 ब्लैक, दैट इज आइरिस, आपकी आंखों के अंदर का आइरिस। तो बेटा देखो, आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, वो हमारी आंखों को कलर तो देता ही है। देखो कई लोगों की आंखें ब्लैक रहती है, कुछ लोगों की ग्रेश आती है, कुछ लोगों की ब्लू रहती है, अलग 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 कलर्स आते हैं, ठीक है। ग्रीन, हाँ पिंक, येलो, ब्लैक सब ले लेंगे साले को, ठीक है। हाँ कलरलेस, हाँ। और साले ने जब तक पैसे दिए तब से बातें बढ़ गई है इसकी, सही है। अभी ओए 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 शांत, अब यहाँ पे ध्यान दो आगे। अब देखो ये जो डार्क मस्कुलर डायफ्राम रहता है, ये मूव कर पाता है, बड़ा और छोटा हो जाता है। उससे देखो ये बीच का जो एक और छोटा सा गोला बनाया है ना, जो गड्ढा है एक्चुअल में इट्स अ होल, वो गड्ढे के साइज को बड़ा या छोटा कर पाता है। ये गड्ढे को प्यूपिल बोलते हैं। तो बेसिकली आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो अपनी आंखों को कलर तो देता ही है, साथ ही साथ में साइज ऑफ प्यूपिल को चेंज कर पाता है। प्यूपिल एक्चुअली वो पार्ट है जहां से लाइट एंटर होती है। तो लाइट रैंडमली, ये जो तुम्हारी ये यहाँ से अंदर थोड़ी घुसती है, यहाँ से भी अंदर नहीं घुसती, वो घुसती से भी इतू से गड्ढे में से, समझा ये चीज़। अब मान लो वो प्यूपिल बड़ा हो गया है, तो लाइट ज़्यादा आएगी या कम आएगी? कम हो गया है तो तुम क्या चाहते हो, कैसी आए? ज़्यादा। तो नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो हमेशा ज़्यादा लाइट चाहिए ऐसा नहीं है,
मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। तुम मान लो एक बिल्कुल उजाले वाले रूम में, खूब तेज उजाला है, या तुम हैलोजन की तरफ अगर देख रहे हो या तुम सन की तरफ देख रहे हो, और प्यूपिल बहुत बड़ा था, भाई भगाभग लाइट अंदर आना शुरू हो गई, हमारी आंखों को कितना इरिटेशन होगा, करेक्ट। तो तब आप चाहते हो अपने प्यूपिल छोटा हो जाए। यही अब उल्टा, मान लो एक रूम है, बहुत ही अंधेरा है वो रूम में, ढूंढने, मैं सबको बता दूंगा, मैं सच बताऊं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं बोल रहा हूँ, और मैं सबको बता दूंगा क्या बताऊं, नहीं ना, फिर यहाँ पे ध्यान दो अभी, यस। अब देखो, और यही अगर मैं बहुत डार्क वाले रूम में हूँ, ठीक है, और मेरा प्यूपिल बहुत ही छोटा सा था, चलिए पहले लाइट कम वहाँ पे, उस पर और छोटा सा तो और कम लाइट आ रही, तो इशू आएगा। तो ये जो मेरा आइरिस था वो स्मार्टली एडजस्ट कर लेता है हमारे साइज ऑफ प्यूपिल को, ठीक है। कैसे करता है मैं आपको कैसे करता है नहीं, क्या हो जाता है बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो ये नॉर्मल लिट रूम है, ठीक है, आप लोगों का साइज ऑफ प्यूपिल जो भी नॉर्मल सा होगा, एकदम से पूरी पूरी लाइट चली गई। अभी तो अपने यहाँ पे जब लाइट जाती है तो अनफॉर्चुनेटली टीवी भी ऑन रह जाता है, क्योंकि वो यूपीएस पे लगा हुआ है, तो थोड़ी लाइट आती है, पर जैसे इमेजिन एकदम से ब्लैकआउट हो गया, ठीक है, तो फॉर फ्यू सेकेंड्स तुमको कुछ भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता। फिर कुछ लेट से 5 सेकेंड्स, जो भी वट एवर टाइम ऑफ सेकेंड्स के बाद में आपको थोड़ा बहुत चीज़ें दिखाई देना शुरू होती। भाई थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि कौन से पर्सन के टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है या कौन क्या है, सब कुछ वैसा नहीं। आपको एक एटलीस्ट आउटलाइन फिगर्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं समय पे। वो क्यों होता है बताता हूँ। अभी नॉर्मल लिट रूम है, आपका नॉर्मल साइज ऑफ प्यूपिल था, लाइट गई, लाइट बहुत कम अवेलेबल है, जो भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बाहर की होगी, मे बी मून लाइट, स्टार लाइट, जो भी चीज़ों की होगी, ठीक है, वो बहुत ही कम आ रही है रूम में। मोबाइल आप लोग उसकी लाइट, टॉर्च लाइट ऑन नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे हमारे ये डायफ्राम का नाम क्या था, आइरिस, एक्सपांड करके प्यूपिल को बड़ा किया। तो जो ज़्यादा अवेलेबल लाइट, जितनी ज़्यादा अवेलेबल लाइट थी उतनी आपकी आंखों के अंदर आना शुरू हुई, इसीलिए आपको धीरे धीरे चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई। समझी बात है ना। वाइस वर्सा, मान लो बिल्कुल रात है, आप सो रहे हो बेड पे, ठीक है, बिल्कुल पिच डार्क था, फाइन, आपकी आंखें खुली है मेजरली, सो रहे हो ना आप, लेटे हुए हो, आपकी आंखें पूरी खुली हुई है, पिच डार्क है, मोबाइल कुछ भी नहीं, पिच डार्क में। उस समय पे आपकी आंखें क्या बोलेगी, यार लाइट कम है तो मुझे प्यूपिल को बड़ा करना पड़ेगा, डायफ्राम बड़ा कर देगा उसको, अपना आइरिस को, प्यूपिल को, यहाँ तक है, ठीक है। अब एकदम से कोई आता है रूम में, लाइट शुरू करता है, तो क्या होता है, हम आंखें बंद करते हैं, रब करते हैं, इरिटेट होते हैं, अपन आंखें खुली नहीं रख पाते। क्यों यार, हमारा प्यूपिल इतना बड़ा था, तुमने एकदम से लाइट ऑन किया, ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आना शुरू हो गई, हमारी आंखें इरिटेट होना शुरू होती है, थोड़ा समय लगता है, फिर धीरे 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 करके प्यूपिल छोटा होता है और फिर उस साइज तक आता है, इस समय इरिटेशन ना हो। समझा ये वर्किंग। तो वही एग्जैक्ट काम रहता है बेटा हमारे इसका, आइरिस का। आइरिस हमारे साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है, प्यूपिल रेगुलेट करता है कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगा। ब्राइट रूम में जाओगे तो ये रिलैक्स कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है प्यूपिल को। ये सब कुछ एग्जांपल आपको दिया गया है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई इशू है आप लोगों को। नेक्स्ट, लेंस। ऑब्वियसली हमारी आंखों में एक लेंस होता है, वो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस है, उसको पकड़ा हुआ है सीलियरी मसल्स ने, ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसा नहीं, फिर कोई टपली मारेगा लेंस गिर जाएगा मेरा, ठीक है ना। पकड़ा हुआ सीलियरी मसल्स ने उसे। बट पहले लेंस के बारे में बात करते हैं बेटा। ये लेंस ना कुछ रैंडम वर्ड्स है, फाइब्रस जेली लाइक है। जेली लाइक मतलब यानी आप लोग को जेली, आप लोग को समझना है क्या होता है, वो अपना थोड़ा शेप वेप चेंज कर पाती है। फाइब्रस एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस है, क्रिस्टलाइन वर्ड का मुझे जेन्युइनली मतलब नहीं बताया गया, ठीक है ना। रटा हुआ मैंने, फाइब्रस जेली लाइक है और क्रिस्टलाइन है। सर रिफ्रैक्शन तो बाहरी कॉर्निया ने कर दिया था, हाँ, बट अब ये फाइनर एडजस्टमेंट्स के लिए काम में आती है, जिससे इमेज जो हमारी आंखों का पर्दा है, कान का पर्दा नहीं, आंखों का एक स्क्रीन जो है जहां बनना चाहिए वहीं पे बने, ठीक है। तो उसका एक सेकंड, वो उसके ऊपर और फाइनल एडजस्टमेंट करती है और अपना इमेज जहां बनना चाहिए वहीं बनाती है। सर कहां बनना चाहिए, तो रेटिना पे बनना चाहिए। रेटिना क्या होता है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है हमारी आंखों में, जहाँ पे लाइट पड़ती है इल्यूमिनेट हो जाती है और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करती है। वो इम्पल्स हमारे स्क्रीन से, रेटिना से ब्रेन तक के लेके जाता है ऑप्टिक नर्व, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, और फिर अपने ब्रेन को, तो ब्रेन देख पाता है। सर अगर स्क्रीन पर कैप्चर हो रही है इमेज, तो इमेज कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज वैसे बनती रियल एंड इन्वर्टेड है,
वो इन्वर्टेड इमेज हमारे ब्रेन तक के पहुंचती है, ब्रेन उसको फिर से पलटा के सही इंटरप्रिटेशन करता है। समझा है यहाँ तक आप लोगों को? सीलियरी मसल्स छोड़ के बच्चा सब चीज़ें समझिए आप लोगों को क्या हुई हुई है। लेंस कुछ भी नहीं, कॉन्वेक्स लेंस है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो सब कुछ चेंज, उसका शेप वेप चेंज होता है। फोकल लेंस का मैं बताऊंगा, उसे पकड़ा हुआ सीलियरी मसल्स ने, यहाँ तक है ठीक है। वो फाइनल एडजस्टमेंट के काम में आते हैं, इससे इमेज जो है वो जाके रेटिना में बने, बस इतना ही। आप कोई और भी सब बताइए। वो दैट इज अ डिफरेंट लेंस बेटा, उसको तेरी आंखों के अंदर जब तू डालती है तो आईलिड्स और जो नीचे का जो रहता है वो पकड़ता है, प्लस उसके अंदर ना वो स्टिकी नेचर रहता है कि जो भी तेरा ये उसको चिपक जाए वैसा नहीं, बट वो ऐसा नहीं कि गिरते रहे पूरा समय। प्लस तू प्रॉपरली नहीं पहनी हुई है तो तेरा वो स्लाइड ऑफ का हो जाएगा, तूने ऐसा किया तेरे हाथ से हाथ निकल जाएगी। रादर लेंसेज वैसे आर गुड ऑब्वियसली, जब मेरे को नहीं आता पहना, आई ट्राइड इट वंस, आई वेस्टेड दैट, वो कुछ लिक्विड जो डालता ना खूब सारा, मेरे से आंख ही नहीं खुल रही, बहुत डर लग रहा था। बट आई हैव जस्ट रेड दिस थिंग। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों को याद ही नहीं था हमने लेंस पहना हुआ था, निकालना भूल जाते हैं, हाथ पाथ लगाते रब वब करते हैं, वो लेंस इतने पतले पतले छोटे छोटे भी आते हैं, वो जाके इधर उधर आंखों के अंदर में रह जाते हैं और ऐसे 5-5 6-6 रह जाते हैं। फिर बाद में आंखों का लाल लाल होना, क्योंकि वो पूरा में आंसू आते रहते हैं फॉरेन बॉडी निकालने के लिए। फिर डॉक्टर क्या जाते हैं, फिर डॉक्टर को सर्जिकली वो धीरे धीरे स्केप आउट करने पड़ता है। ऐसी बहुत कॉमन चीज है ये। तुम में से एक तो भूतड़ा की मम्मी है आंखों की डॉक्टर, किसी के आंखों की डॉक्टर है, जो भी पूछना कभी, ये बहुत कॉमन चीजों में से ऐसा होना, लेंसेज का इशू ना। इंडिया में इतना इसलिए नहीं है, इंडिया में ना अपन लोग को लेंस एक्सेस अभी अपने को लगता बहुत है, बट इतना नहीं है, बाहर बहुत है भाई ये चीज है। चलो ओए 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 नाउ गाइस, ओए आप प्लीज एक बार सीलियरी मसल्स के बारे में पढ़िए, शांत गाइस। बेटा सीलियरी मसल्स हमारे लेंस को पकड़े हुए तो थे जिससे वो इधर उधर गिरे ना, साथ ही साथ में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, वो हमारे लेंस के शेप को चेंज करने के लिए हेल्प करती है। सर लेंस के शेप को चेंज क्यों करना पड़ रहा है तो वो समझाता हूं मैं। यहां देखो, देखो मेरी इच्छा क्या थी, मेरे इमेज जहां जाके रेटिना पे बने, तो मेरे पास के इमेज भी रेटिना पे बनने चाहिए, दूर के इमेज भी रेटिना पे बनना चाहिए। तो उस कारण से उसको फोकल लेंथ अपना एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो तुम्हारा लेंस फॉर्मूला क्या होता था वैसे, 1/f is 1/v माइनस 1/u। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, वो हमेशा चेंज हो सकता है। मैं अर्णव के बाद देख रहा हूं u कम है, मैं पीछे वहां देख रहा हूं सोनू के तरफ, तो u ज्यादा है मेरे लिए, फेयर इनफ। मेरा इमेज डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। इमेज डिस्टेंस क्या होता था, लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। लेंस भी फिक्स्ड है मेरी आंखों के अंदर, यानी आगे पीछे नहीं हो रही ना, मेरा रेटिना भी फिक्स्ड है, तो ये मेरा फिक्स्ड है, तब इसको ही चेंज होना पड़ेगा ना, जिससे मेरा अलग अलग u पे v सेम रह पाए, तो f को चेंज होना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ को कम और ज्यादा करने के लिए मेरा सीलियरी मसल हेल्प करती है। तो उसने लेंस को, मान लो ये मेरा लेंस था, उसको ये ऐसे पकड़ा हुआ है ऊपर और नीचे से। अब मान लो उसने ऊपर और नीचे से प्रेशर लगाना शुरू किया, तो क्या मेरा लेंस गोल जैसा बन जाएगा और कर्वेचर हो जाएगा, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा उसका। फोकल लेंथ अगर कम हो गया तो मुझे पास की चीजें दिखाई देना शुरू होती है। ये एक और रिलैक्स या पीछे तक खींचना शुरू कर दिया, पैदा बार तब खींचना या रिलैक्स, तो पतला सा हो जाएगा, करेक्ट। फोकल लेंथ मेरा बढ़ जाएगा, तो मुझे दूर की चीजें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। समझी बात है? तो ये जो मैं अपने फोकल लेंथ को चेंज कर पा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल, इस चीज को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। बट अब ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई का मतलब होता है जिसको चश्मा और चश्मा नहीं है, जिसका नॉर्मल है। वो पास का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंख के सामने रख दो तुमको दिखेगा, ठीक है। कोई मेरे बिल्कुल आंख के सामने तो कुछ रख देगा चश्मा पहनने के बाद भी मेरे प्रॉपरली, तो मुझे पता रहेगा कुछ तो भी है, पर तुम बिल्कुल कॉपी यहाँ पे रख दोगे, बोलोगे पढ़, तो मेरे को पढ़ना नहीं हो पाएगा। ओके, आई विल नो देयर समथिंग, सम ब्लैक 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 कुछ लिखा हुआ है, पर मुझे समझेगा नहीं, मुझे थोड़ा दूर करना पड़ेगा। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टेंस जहां से आपको क्लियरली दिखाई देना शुरू होता है, दैट इज नोन एज नियर पॉइंट या लीस्ट, बस नियर पॉइंट, which for a human eye, normal human eye is 25 सेंटीमीटर।
जो मुझे क्लियरली एक नॉर्मल ह्यूमन आई को दूर तक का दिखाई देता है उसे हम लोग फार पॉइंट बोलते हैं। इसे अप्रोक्सीमेटली अपन इन्फिनिटी मान लेते हैं। वैसे इन्फिनिटी इज नॉट ट्रू ऑब्वियसली। भी यहां बैठे बैठे मैं चश्मा पहन के भी अगर मैं लास्ट बेंच पे कोई बच्चा को कॉपी दिखाएगा, देखो सर मेरे को नहीं समझेगा क्या लिखा हुआ है, समझे थी, उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो हमारा ह्यूमन आई का रेंज क्या होता है नॉर्मल का 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी का। चलो अब ये सब चीजें एक बार देखते हैं अपन थोड़ा करके। लेंस पढ़ लिया, सीलियरी मसल्स बता दिया मैंने आप लोगों को। रेटिना भी देख लो, लाइट सेंसिटिव सेल है, वो स्क्रीन के साथ करता है, इमेज यहाँ बनती है, जब लाइट उसके ऊपर गिरती है तो इल्यूमिनेट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अपने ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक चले जाती है, ब्रेन और रियल इन्वर्टेड इमेज को वापस से पलटा के ठीक कर देती है। यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक है, पढ़ लो ऑप्टिक नर्व तक समझ में आ जाएगा देखो। वो परसिस्टेंस ऑफ इमेज, रुक जाओ एक बार के लिए, यहां तक है, ठीक है। अब ओए 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 एक्सटेंशन, हाँ अब देखो वो जो लेंस दिया हुआ है वो अपना कर्वेचर चेंज कर सकती है, जैसे फोकल लेंथ चेंज हो, ये सीलियरी मसल सर कर देते हैं। अगर सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो गए तो अपना कर्वेचर कम हो जाता है, पतली हो जाती है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, तो मैं दूर का दिखाई देता है। ये अगर दबोच दिया जाए तो थिक हो जाता है, फोकल लेंथ घट जाता है, हमें पास का क्लियरली दिखाई देना होता है। तो अकोमोडेशन क्या है, ये एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सो दैट इमेज पास का भी और दूर का भी हमें क्लियरली दिखा पाए, ठीक है। बट इसका भी एक लिमिटेशन है, जो हम नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंट वो है जो हम लोग क्लियरली देख पाते हैं बिना अपनी आंखों को स्ट्रेन किए, तो नियर पॉइंट बोला जाता है, और वो ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर है। फार पॉइंट तो दूर दूर का दिखाई दे। अब देखो अगर एमसीक्यू में आ जाए व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई, तो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी, 25 सेंटीमीटर पावर कितना हो गया, 100/25 यानी 4 डायोप्टर। इन्फिनिटी 100/इन्फिनिटी इज 0, तो 0 to 4 डायोप्टर, या फिर आंसर हो जाएगा 4 डायोप्टर। पूछने के चांस कम है, बट वो एक बार अरियंत में मैंने देखा था इसलिए वो प्रॉपर्ली वैसा लिख के दिया हुआ है। यहां तक कोई इशू थी को भी इन बातों के अंदर, पक्का। नाउ द हाँ सॉरी बेटा, कौन सा रॉड्स है, वो कौन सा, वो कलर्स के लिए रहते हैं, रॉड्स आपको शायद से वो शेप के लिए कुछ रहता है, वो डेप्थ के लिए वो आपको नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़ लो भले वैसा, आपको जैसा डायग्राम में एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर भी दिया हुआ है, ये देखो एक सेकंड, ये देख, वो एक्वस ह्यूमर रहता है जो आपके आंखों का आंसू वासू का कंट्रोल करता है, और विट्रस ह्यूमर इसलिए रहता है कि वो कहीं आपकी आंखें चिपक पिचक ना जाए। बलून है मान ले, उसमें पानी नहीं भरा हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा, पिचकने का चांस रहेगा ना, कोई दबा दे तो वैसा ना हो जाए, ठीक है। हाँ वो लिक्विड रहता है बेटा, बस वो आंखों में ही रहता है। हाँ ओए 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 गाइस, वो ग्लैंड्स रहते हैं जो आपको फिर रिलीज कर पाते हैं। नाउ गाइस देयर इज समथिंग कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ इमेज। आप लोग फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई फ्लिप बुक देखा है, क्या होती है, तो फ्लिप बुक में आपको क्यों ऐसा लगता है कि इमेज मूव कर रही है, क्योंकि आपको वो एक चीज जो रहती है वो बहुत लंबे टाइम तक आंखों में रह जाएगी, ऐसा नहीं रहता है। एक इमेज आपकी आंखों में 1/16 सेकंड के लिए रहती है, तो अगर मैं मान लो ऐसा उसे मूव करूं कि एक सेकंड में 16 या 16 से ज्यादा इमेजेस आ रही है बैक टू बैक, तो मुझे कंटिन्यूस मोशन जैसा दिखता है। इसलिए अगर मैं धीरे धीरे ऐसा उसे खोलूंगा फ्लिप बुक को तो समझ में आएगा, तो कंटिन्यूसली मूव किया जाता है। BVM, दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पॉसिबल तुम्हारे पेपर में ना पूछा जाए, BVM ओनली, रेस्ट स्कूल्स इट मे नॉट, BVM से पक्का पूछा जाएगा व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ अ ह्यूमन है, तो 1/16 सेकंड। आई वाज नॉट अवेयर कि आपको 8th में था ये चीज, बट नेवर माइंड। अब देखो ओए, एक ना एनसीईआरटी में कहीं तो भी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ह्यूमन आई इज वेरी सिमिलर टू कैमरा। BVM ने बेवकूफ सामान वो डाल दिया क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स, कहीं कुछ भी उसका मेंशन नहीं है, बेवकूफ सामान डाल दिया। तो अब सुनो, जैसे अपने ह्यूमन आई के अंदर डायफ्राम होता है ना, जो अपना अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, डायफ्राम कौन सा था याद है आप लोगों को, आइरिस। वैसे ही कैमरा कहते, देखो मैं को कैमरा वैमरा यूज करना आता नहीं भाई, ये सब महंगे वाले, पर उसके अंदर भी होता है शटर, जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल होता है। आई थिंक देयर समथिंग कॉल्ड शटर स्पीड वगैरह भी कुछ होता है, देयर समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट, ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, वैसे ही कैमराज में भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ह्यूमन आई के अंदर रेटिना होती है, अपने कैमरास के अंदर में कैमरा फिल्म होती है। ह्यूमन आई के अंदर हम लोग फोकल लेंथ एडजस्ट कर पाते हैं, कैमरा में भी जूम इन जूम आउट कर पाते हैं।
कोई सेंस का नहीं है यार, वो एक बार आ गया था इसलिए मेरे को डालना पड़ गया, ठीक है ना। उसके बाद आज तक आया नहीं, मुझे लगता है बीवीएम वाली टीचर को पेल दिया किसी ने फिर, ये क्या बने पेपर, उसके लिए पूछा नहीं आपस में, बट एक बार के लिए देख लेना, रख लेना प्लस में। लास्ट छोटी सी चीज, एक कैटरैक्ट, हिंदी में इसे मोतिया बिंदु बोला जाता है। एक एज के बाद में धीरे 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 क्या होता है ना, इमेज हमारा क्लियरली, जो क्लियरनेस रहता है वो कम होता है, क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर जो वो लेंस है वो उसकी स्क्रीन वो है ना, वो लेंस खराब होना शुरू होता है, उसके बाद डस्ट वस्ट बैठना शुरू हो गया है, जो भी वो फटना शुरू हो गया है, तो हमारा इमेज क्लाउडी बनना शुरू होता है। अगर आप उसे ऑपरेट ना करो तो आपको कंप्लीट लॉस एंड आई लॉस भी हो सकता है, विजन लॉस, या पार्शियल भी हो सकता है। इसका सिंपल सा कैटरैक्ट सर्जरी होता है, वो करो, सब कुछ चंगा सी, ठीक है। हाँ बोलो क्या? नहीं ओए ओए ओए, तो कंपल्सरी नहीं है, सबको होना ही चाहिए, बट बहुत लोगों ने बहुत हाई चांसेस रहते लोगों को। चलिए गाइस, यू कैन लीव, बाय।